Welcome everyone. This is lecture number 12 of the ongoing series of laws of motion, जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के सिलेबस में, और साथ में थोड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मेनली जेईई मेंस, आईआईटी जेईई नीट, इन जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि लेक्चर नंबर 11 था, उसमें हमने कुछ थोड़ा सा कॉन्करेंट फोर्सेस के रिलेटेड पढ़ा था एंड लैमीज थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने। तो अब जो लेक्चर नंबर 12 है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है कॉन्स्ट्रेंट मोशन के रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो कॉन्स्ट्रेंट मोशन के रिलेटेड होगा। तो कॉन्स्ट्रेंट मोशन नाम सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा कि हमने पुलिस के रिलेटेड पढ़ना है। कॉन्स्ट्रेंट मोशन, कॉन्स्ट्रेंटेड मोशन, कॉन्स्ट्रेंटेड मोशन या कॉन्स्ट्रेंट मोशन ऐसे भी कह दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट मोशन क्या चीज होता है, कौन सी टाइप का ये मोशन होता है। इसमें हमने पुलिस के रिलेटेड पढ़ना है, स्ट्रिंग्स के रिलेटेड पढ़ना है, और जो वेज होता है नॉर्मली ऐसा, ये वेज, हाँ ये वेज तरीके जो होते हैं, इसमें से ऐसे बॉडी मूव करके आती है ऐसे करके, या इधर से भी और एक, या ये कितना नीचे गया और ये कितना वेलोसिटी से इधर गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ये वेज वाले कॉन्स्ट्रेंट मोशन में आ जाते हैं। ओके, तो यही तरीके का मोशन हमने पढ़ना है, कॉन्स्ट्रेंट मोशन। इसमें आपको ऑब्वियसली हर तरीके के एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन मिलेगा। दैट इज अगर आप जेईई मेंस से जाके नीट तक के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दोगे या लोकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दोगे जो स्टेट बेस्ड होते हैं, उनमें भी आपको पुलिस सिस्टम ये कॉन्स्टेंट मोशन वाले टॉपिक्स पे क्वेश्चन देगा ही। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे पुली पे पहले। ठीक है, तो इस पे जो पुली आप देखते हो, पुली क्या चीज होता है। ठीक है, इस तरीके का क्रिएचर होता है वो। ठीक है, तो इस पे ऐसे वायर लगी होती है और वो वायर उसी अकॉर्डिंग मूव करती है। ठीक है, ये हम नॉर्मली यहाँ के केसेस में फ्रिक्शनलेस लेते हैं, मासलेस लेते हैं। ओके, तो ये पुली कहाँ कहाँ पे देखते हो आप, नॉर्मली कुएं से जब पानी निकालते हैं उस पे पुली लगती है ना, फिर रस्सी को खींचते हैं। आजकल जो मशीनरी होती है, या जिम में जाओ आप, वहाँ पे आप देखो हर कोई जो इक्विपमेंट है, वहाँ पे मशीन जो है वहाँ पे उस पे पुली लगाया हुआ है। दैट इज कि हम कह सकते हैं कि हम गिरे हुए हैं पुली से। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है हमारा पेपर जो सेट करता है एग्जामिनर, वो आपको देखता है कि क्या ये पुलिस से तो ये नॉर्मली गिरा हुआ है स्टूडेंट, क्या इसको पुलिस के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, ये कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है और कॉन्स्ट्रेंट मोशन क्या चीज होता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा फील कराता हूं कि ये कॉन्स्ट्रेंट मोशन क्या चीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कोई बर्ड, ठीक है, जो आसमान में उड़ रहा होगा, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी पेड़ पे बैठ सकता है। ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं जो बर्ड है वो फ्री टू फ्लाई है। ठीक है, दैट इज वो कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी मोशन कर सकता है। दैट इज जो उसका मोशन है वो फ्री मोशन है। ओके, अब अगर वही बर्ड, वही परिंदा अब इस कमरे में आ जाएगा, अब अगर वो बर्ड इस कमरे में आ जाएगा, तो आपने इस कमरे में आते ही बर्ड जब एंटर करेगा रूम में, तो आप क्या करोगे, रूम के सारी खिड़कियां, डोर्स बंद कर दोगे। दैट इज, अब बताओ क्या वो बर्ड उड़ेगा? जरा थोड़ा सा दिमाग जोर लगाओ, क्या वो बर्ड उड़ेगा? अरे भाई उड़ेगा, बर्ड ऑब्वियसली उड़ेगा, लेकिन अब उसकी उड़ान पे आपने एक कंडीशन लगा दी कि वो इस चार दीवारी के बाहर उड़ नहीं पाएगा। दैट इज, मैं कहूंगा द मोशन ऑफ द बर्ड इज नाउ कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमने बर्ड की मोशन पे एक ऐसा कंडीशन लगा दिया कि हमने उसकी उड़ने की कैपेबिलिटीज को कम कर दिया। दैट मीन्स मैं ऐसे कहूंगा जो ये कंडीशंस आप लगा रहे हो वो उस पे
एज कॉन्स्ट्रेंट्स है, और जो वो बर्ड फिर मोशन करेगा कॉन्स्ट्रेंट लगाने के बाद, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। तो मैं इसी को देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड in a room, in a room has constrained motion, has constrained motion, constrained motion, ठीक है। ओके तो जो बर्ड होता है उस पे जो मोशन करता है उस पे कॉन्स्टेंट मोशन होती है। दैट मीन्स वो फिर जो उसका फ्लाई होगा वो सपोज रूम का लेंथ उससे कम होगा, अगर वो उसका लेंथ देखेंगे रूम के लेंथ से कम होगा, मतलब जहां तक वो उड़ सकता है, ठीक है। हाइट में भी छत के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, बंधा हुआ है। ओके तो ये चीज है। तो थोड़ा सा डिफाइन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट्रेंट इज एक्चुअली द कंडीशन which restricts the motion of the particle, motion of the body, motion of the body, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ये कॉन्स्ट्रेंट होता है ये क्या करता है, ये इस पे क्या करते हैं हम, ठीक है। ये ऐसी कंडीशंस होती है जो बॉडी की मोशन को मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो मैं और एक पॉइंट भी बोल सकता हूं, ठीक है। इट reduces डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी, दैट इज जब आप पे कॉन्स्ट्रेंट लगेगा तो आपके घूमने फिरने की कैपेबिलिटीज कम होंगी। ओके तो ये चीज होता है इसमें। ओके तो या तो मैं और इस पे और एक चीज बात करता हूं, या तो जब चोर फॉर एग्जाम्पल रस्सी से ऊपर, आपको सपोज रस्सी से नीचे उतरना है, पेड़ पे रस्सी लटकी हुई है नीचे तक, आपको उस रस्सी से नीचे आना है। दैट इज आपको जब मोशन करोगे तो आपको इसी रस्सी को फॉलो करना है। दैट इज योर मोशन इज नाउ कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। और जो कॉन्स्ट्रेंट है वो रस्सी की वो लेंथ है जो आपको फॉलो करनी है, जो कि कॉन्स्टेंट रहेगी। उसी रस्सी से तुमको नीचे ग्राउंड तक आना है। दैट मीन्स वहां पे रस्सी वुड बी द कॉन्स्ट्रेंट, और जो मोशन कर रहे हो दैट इज कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ट्रेन का मोशन देखो, पटरी से बाहर नहीं जाएगी, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट क्या है, रेल की पटरी, ठीक है। ओके तो उसके बाद देखो जो बीड होता है, बीड सपोज ये रॉड है, इस पे वो बीड लगा होता है, ठीक है। आप सपोज ये मान लो ये रॉड है तो इस पे एक बीड लगा हुआ है, ठीक है, गोल सा स्फेरिकल बॉल जैसा होता है ना वो बीड, ठीक है, जो लेडीज पहनती है ना एज एन ऑर्नामेंट, ठीक है, चेन जैसा, उस पे वो ऐसा बीड लगा हुआ होता है। जब आप इसको ऐसे मोशन करोगे, ठीक है, जो ये बीड है ये मोशन करेगा, लेकिन इसको इसी रॉड के अलोंग ऊपर नीचे मोशन करना पड़ेगा। दैट इज दिस बीड इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग दिस रॉड, ठीक है। तो इसका मोशन कॉन्स्ट्रेंट मोशन कहलाएगा, ठीक है। ओके यहां पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ द बॉडी एंड सच मोशन इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट मोशन, तो उस मोशन को आप कॉन्स्ट्रेंट मोशन कहते हो। इसमें और कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम, जैसे रिजिड बॉडी का मोशन कॉन्स्ट्रेंट मोशन होता है। व्हाट इज एन रिजिड बॉडी, ये सवाल है, ठीक है, पता होगा आपको। रिजिड बॉडी वो चीज हो गया जिसके 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और वो मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको कहीं पे भी तुम ले जाओ, घुमाओ फिराओ, ट्रांसलेटरी मोशन कराओ, रोटेशन दो, स्पिन कराओ इसका, लेकिन ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम रहेगा। दैट मीन्स जो इसका स्पीड होगा वही इसका स्पीड होगा। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंटर्स, वॉन्ट चेंज, ठीक है। आप कुछ भी करो इसको कुछ नहीं होगा। दैट इज ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी
का जो मोशन है वो एक कांस्टेंट मोशन है। कुछ भी हो सकता है, रिजिड बॉडी, कहीं भी पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट चलेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो आप। ओके, उसके बाद आगे जाओ और जब एग्जाम्पल अगर आपको फील नहीं आया होगा, जरा केमिस्ट्री में उतर के देखते हैं। जैसे गैस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैस इन कंटेनर, गैस इन कंटेनर, लेट द कंटेनर बी ए स्फेरिकल कंटेनर, लेट द कंटेनर बी ए स्फेरिकल कंटेनर, स्फेरिकल, ठीक है। लेट द कंटेनर इज अ स्फेरिकल कंटेनर विद रेडियस आर, ओके, ठीक है। अब गैस इस कंटेनर में है, नो मैटर द गैस इन दिस कंटेनर, बट ठीक है, जो गैस है वो मोशन कर सकता है, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर, इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर ही वो गैस मोशन करेगा। दैट मीन्स द मोशन ऑफ दिस गैस इज कॉन्स्ट्रेंट एंड दस वी कैन से दिस गैस हैज कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है। जरा देखो कैसे कर सकते हैं हम। एक्स से, एक्स वाई और जेड होगा ना, इसका 3 कोऑर्डिनेट। एक्स से क्या होगा, आर से कम ही डिस्टेंस वो मूव करेगा या माइनस आर के बीच में, वाई भी सिमिलरली यही, हाँ, और जेड से भी वो ऐसी ही डायरेक्शन को ट्रैवल करना पड़ेगा। जो है मैं ये लिख रहा हूं ना, दोज आर द कॉन्स्टेंट्स, हाँ, कॉन्स्टेंट्स, ये चीजें कॉन्स्टेंट्स है इसके लिए, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है ये, ओके। और एक एग्जांपल भी ले सकते हो आप, एग्जांपल और एक, सिंपल पेंडुलम, इंपॉर्टेंट है ना ये, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या चीज है, एक बॉब है, ऐसे लटका हुआ है, इसका लेंथ है, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, ऐसे और ऐसे करके, टू एंड फ्रो, आगे पीछे टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, वो डिपेंड करेगा फिर लेंथ पे, ग्रेविटी पे, कहां पे आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये जो मोशन है प्लेन में मूव करेगा आगे और पीछे, दैट इज मैं कहूंगा जो ये मोशन है ये एक कॉन्स्टेंट मोशन है, और जो कॉन्स्टेंट है वो ये रस्सी की लेंथ है, ये इसको और आगे और कोई मोशन करने नहीं देगा, बोल रहा है इसको तुमको बस मेरे अकॉर्डिंग मूव करना है, तो इसीलिए हम इस वाली मोशन को भी एक कॉन्स्टेंट मोशन कह सकते हैं। थोड़ा सा फील आ चुका होगा कि एक कॉन्स्टेंट मोशन वगैरह क्या चीज होता है, ठीक है, हाँ। इस कॉन्स्टेंट मोशन आप ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूं। इसमें थोड़ा सा फील आना चाहिए कि ये कॉन्स्टेंट एक्चुअली होता क्या चीज है, ठीक है। जरा जो आपकी बुक्स में लिखा होता है, जो आपने देखा होगा कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है, जरा वो भी चीज देख लेते हैं। पहले मैं आपको बोलता हूं कि जो कॉन्स्टेंट है वो 3 चीजों में, आपको 3 चीजें की कॉन्स्टेंट मोशन आप पढ़ते हैं। स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वाला और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मोशन, दूसरा हो गया पुली सिस्टम, पुली ब्लॉक वाला, और हो गया तीसरा वेज वाला। ये तीनों मिला के आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये हाँ, कुछ अलग अलग नहीं होता है, तीनों मिला के मैं आपको इसीलिए कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसके हिस्से नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, बिकॉज आपके एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको तो वो करने रहते हैं, ओके। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक है, सपोज दिस इज 1 kg ब्लॉक एंड दिस इज लेट 3 kg ब्लॉक। इसको एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है ये एक मैसलेस स्ट्रिंग है और इनफ्लेक्सिबल है। आप खींचोगे कि ये फ्लेक्सिबल होगी, खींचेगी और कंप्रेस एंड रिलैक्स हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये एक इनफ्लेक्सिबल है ये, ओके। इनफ्लेक्सिबल जब बात करते हैं और मासलेस जब बात करते हैं, ऐसा अटेन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। कोई भी चीज जिसका इनफ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि यंगस मॉडुलस बहुत हाई करना है, ठीक है। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी, किसी भी सॉलिड का कि क्या यंगस मॉडुलस होता है, क्या इफेक्ट रहता है उस चीज का, वो भी आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, सपोज ये 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से भाग रहा है, बताओ ये कितनी वेलोसिटी से भागेगा। हाँ, कॉन्स्टेंट मोशन का मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंट मोशन है, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, दैट इज ये अब
इनफ्लेक्सिबल है, ऐसे और ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे बंधा हुआ है इसके साथ, तो ये एक रिजिड बॉडी जैसा दिखेगा। अगर इसका वेलोसिटी 3 मीटर है तो इसका वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड ही होगा, बिकॉज ये पॉइंट, ये रस्सी इसके साथ है तो इस रस्सी का भी 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगा, तो ऑब्वियसली ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी इसको भी 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। तो ये इस चीज का मतलब यूज है कांस्टेंट मोशन का। तो मैं बोलूंगा ये कांस्टेंट मोशन है, इस बॉडी का मोशन इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या इस बॉडी का मोशन, इस बॉडी का वेलोसिटी इस बॉडी की इस पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स इसका वेलोसिटी ये इफेक्ट करा रहा है। ये कांस्टेंट मोशन का डेफिनेशन होता है एक्चुअल में, ठीक है ये ओके। हाँ, और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं इसमें, लेट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज ओके, यहां पे एक ब्लॉक है, लेट द ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए, ठीक है। यहां पे एक पुली है, यहां पे एक पुली है, यहां से एक रस्सी खींची हुई है, ये देखो यहां से इसके साथ जुड़ी हुई है ये, ओके। ये यहां से सपोज 2 मीटर या 3 मीटर पर सेकंड कुछ भी ले लो आप, ठीक है। इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। लेट मैं बोलूंगा ये यहां पे एंगल, एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं 37 और 53। लेट दिस इज 53 डिग्री, लेट दिस एंगल भी 53 या 37 ही ले लो, कोई मसला नहीं, चलो ले लो 53, कोई मसला नहीं, ओके। तो आपको बताना है इसका वेलोसिटी va ये यहां से है और इसका वेलोसिटी vb है। बताओ इस वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक b, ये तो जुड़े हुए हैं, दैट इज मोशन कॉन्स्टेंट है, इसका वेलोसिटी ये डिपेंड करेगा, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये रस्सी है, ठीक है, ये इनफ्लेक्सिबल रस्सी है, तो इस पे क्या कंडीशन लगेगी, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगा। लेकिन यहां की ओर, लेकिन अगर आप देखोगे नॉर्मली ये ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राउंड पे ऐसे मूव करने लगेगा, तो इसका वेलोसिटी vb है। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक b। अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a 2 मीटर है और रस्सी से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसका बताओ, ठीक है। इसको दिखाने से पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज दिस इज फोर्स, दिस इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, सपोज दिस इज फोर्स, ठीक है। तो इसका थीटा के साथ थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो जो ये वाला होगा ये होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला जो होगा ये होगा एफ साइन ऑफ थीटा। ऑलरेडी मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको सिखाया हुआ है। सिमिलरली अगर यहां से ये वेलोसिटी ऑफ बी है, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कौन होगा, जहां से थीटा, ऐसे भी इसको एक कंपोनेंट यहां से होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से होगा, इसी तरीके से तो मैंने यहां पे बनाया, तो ये ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट VB cos थीटा कंपोनेंट होगा, VB cos थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, ठीक है। अब कहां से थीटा लाऊंगा मैं, थीटा तो ऑब्वियसली 53 है, लेकिन 53 आपको कुछ पता नहीं है उसका, ठीक है। अब देखो यही इसका वेलोसिटी यहां से 2 मीटर है, लेकिन ये और एक कंडीशन बताता है, इसी का वेलोसिटी VB cos थीटा है, जो यहां से इस डायरेक्शन से वेलोसिटी क्या है, स्ट्रिंग का 2 मीटर पर सेकंड, और उसी स्ट्रिंग का VB cos थीटा भी वेलोसिटी है, दैट इज मैं लिख सकता हूं VB cos थीटा इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब नोट एक लिखवाता हूं, नोट, ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे याद रख लेना ये, ठीक है। ये 3, ये 4 और ये 5, 37 डिग्री एंड ट्रायंगल वाला जो ट्रायंगल होता है उसका ये साइड 3 होता है, बेस हो गया 4 एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5, और इसका क्या है, ये 53 वाले का बस उल्टा करना है, ये को यहां लेना है, ये को यहां 4 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, दैट इज इसको यहां से जाना है 3, 4 एंड 5, ये हो गया दिस इज 53 वाला ट्रायंगल, और ये हो गया 37 वाला ट्रायंगल। हमारा कौन सा है, 53 वाला। यहां पे एंगल देखो, तो ऑब्वियसली एंगल कौन सा है, कॉस, तो यहां पे लिखना है दैट इज कॉस ऑफ थीटा की जगह 53, बिकॉज थीटा इज हियर 53, तो मैं इसको यहां लिखूंगा 53 डिग्री। तो मैं बताऊंगा यहां पे कॉस ऑफ 53 किसके बराबर, कॉस क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। नॉर्मली कितना आएगा, ये बेस कितना है, एंगल कौन सा है, ये वाला, बेस इज 3, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, दैट इज 3/5,
तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा VB cos 53 की जगह आएगा 3/5 इज इक्वल टू 2, VB इज इक्वल टू 5 2 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो VB वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक B इज इक्वल टू 10/3 दैट काउंट्स 3.33। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, होप आपने अच्छे से ध्यान रखा होगा इसका, इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, थोड़ा एटवुड मशीन पढ़ते हैं। ठीक है, एटवुड मशीन तो आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा कोई मसला नहीं है। ठीक है, एटवुड मशीन भी वापस कॉन्स्टेंट मोशन में ही आता है। तो आगे आगे जाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस। एक पुलिस सिस्टम, ठीक है, ऐसा जिसको एटवुड मशीन कहते हैं, एक ऐसा पुलिस सिस्टम जिसको एटवुड मशीन कहते हैं, क्या चीज होता है वो, तो आइए देखते हैं। ओके, लेट टॉपिक है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, ठीक है, जो ये तरीके का मोशन होता है ना, इस टॉपिक को कुछ टीचर्स, कुछ बुक्स पे ऐसा भी लिखा होता है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, या सीधा सिंपली पुली सिस्टम्स। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाता है, पुली, वेज, ये सारा। तो आपको इन्हीं चीजों के साथ खेलना है, पुली, रस्सियां, वेज, ब्लॉक्स, यही सारी चीजों के साथ आपको खेलना है यहाँ पे। व्हाट इज एटवुड मशीन? एटवुड मशीन एक ऐसा पुलिस का एक अरेंजमेंट है जिसमें एक पुली फिक्स्ड होती है, लटकी हुई होती है। ठीक है, फिक्स्ड पुली। ठीक है, और इसके यहां साइड से एक ब्लॉक टंगा हुआ होता है और दूसरा ऐसे होता है। एक ब्लॉक यहां से लटका हुआ होता है, लेट दिस इज कैपिटल एम एंड दिस इज स्मॉल एम। ठीक है, इस सिस्टम, पुलिस के इस सिस्टम को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। दस एटवुड मशीन इज द सिस्टम ऑफ पुलिस एंड पुलिस ब्लॉक्स एंड स्ट्रिंग्स इन विच द पुली हैज टू बी फिक्स्ड। ठीक है, और जो ये पुली होती है इसमें कुछ एजम्पशंस है, ये मैसलेस होनी चाहिए, मैसलेस पुली होनी चाहिए और फ्रिक्शनलेस पुली होनी चाहिए एटवुड मशीन में। ये एक एजम्पशन ले लेते हैं एटवुड मशीन में। ओके, तो इसी पे बात करते हैं। अगर ये नीचे गिरेगा तो यहां से ये फोर्स इस पे लगेगा, दैट इज m इंटू जी, वेट नीचे की ओर, इसको भी वेट नीचे की ओर, m इंटू जी। ये हेवी है, दिस इज हेवी मैस एंड दिस इज लाइटर। तो ऑब्वियसली दिमाग तो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा, ये तो भारी है, ऑब्वियसली ये नीचे गिरेगा और ये मास ऊपर चढ़ेगा, तो ये नीचे गिरेगा तो टेंशन ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, यहां पे भी टेंशन ऊपर की ओर लगेगा। रस्सी सेम, टेंशन सेम। जो ही रस्सी आ गई, रस्सी को अगर कोई लोड खींचेगा तो ऑब्वियसली उसमें टेंशन आ जाएगा। टेंशन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, यहां पे आप देखो तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। ठीक है, अपने कुछ प्रॉपर्टीज को रिटेन करने के लिए अपने आप में से ये टेंशन फोर्स क्रिएट करता है। ओके, यहां पे देखो ये फोर्स नीचे जाएगा तो ज्यादा कौन होगा? mg। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। बात हो गई ना क्लियर? समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, तो यहां पे देखो, हाँ, यहां पे नीचे की ओर एक्सेलरेशन, ऊपर की ओर फोर्स। अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है, दैट मीन्स जो ये वाला फोर्स है ये ज्यादा होगा। हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ना, फॉर मास m, कैपिटल M। ठीक है, इस मास के लिए यूज सेकंड लॉ, दैट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये है। तो आप कह सकते हो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। पुली तो फिक्स्ड है, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये मास ऊपर जाएगा। सेम एक्सेलरेशन सेम होगा, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, नो मैटर डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन है यहाँ पे इन्वॉल्व? एक तो mg फोर्स है और दूसरा टेंशन है। mg नीचे की ओर तो पॉजिटिव होगा, ये बड़ा है यही, माइनस छोटा, माइनस टेंशन इज इक्वल टू, ये तो ऑब्वियसली अगर ये जहां से मोशन होता है वहां से पॉजिटिव लो और उसके अपोजिट में माइनस, इसलिए ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ओके, यहाँ देखो, ये ऐसे देखो, जो बड़ा फोर्स है उसी में से छोटे फोर्स को घटा दो, बात खत्म। अगर ये नीचे गया है दैट मीन्स इसका फोर्स यहाँ मैग्नीट्यूड फोर्स का ज्यादा है, दैट इज वाई मैंने इसी को बड़ा लिख लिया, बड़ा माइनस छोटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। मैं बोलूंगा यहाँ से अब,
ठीक है। फॉर स्मॉल मास, स्मॉलर मास, लाइटर मास m, स्मॉलर मास m, लाइटर मास m, इसके लिए क्या बोल सकता हूं मैं? सिमिलरली ये देखो, ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स अगर ये मास ऊपर जा रहा है तो ज्यादा फोर्स टेंशन होगा कि mg होगा? क्या बता सकते हो आप? ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स टेंशन होगा, तो टेंशन में से घटेगा। यहां पे यूज सेकंड लॉ करो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या क्या है? टेंशन और mg, तो टेंशन में से ही अभी mg जाएगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो सेकंड इक्वेशन हो गई। मैं बोलूंगा एड फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं, फर्स्ट क्या है? mg, यहां से लिखूंगा मैं mg माइनस t, यहां का प्लस t माइनस mg इज इक्वल टू वहां का ma और यहां का प्लस ma। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ दो, राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ दो, बात खत्म। ये टेंशन और ये टेंशन गया, mg माइनस mg, g और g कॉमन, दैट इज m माइनस m इंटू g, ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो मैं इसी चीज को एक्सेलरेशन बोलूं, ये जो मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में जाएगा, m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दिस वुड बी योर एक्सेलरेशन। जो इस एटवर्ड मशीन का ये जो एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन है, ये कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक जनरल मेथड दिखा रहा था कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कैसे बैलेंस करना है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में दिया होगा, वहां पे आपको अकॉर्डिंगली मूव करना है। ओके, अभी क्या देखो, अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, माइनस कर दूं, ठीक है, मैं कह सकता हूं सब्ट्रैक्ट 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 and 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, mg माइनस टी, mg माइनस टी माइनस टी प्लस mg इज इक्वल टू ma माइनस ma। इसको सॉल्व कर लो, टेंशन निकलेगा। ठीक है, ये 2 गुना टेंशन हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, नॉर्मली कोई मसला नहीं रहेगा इसके साथ। ठीक है, ओके, ये जाएगा mg m प्लस m इंटू g माइनस 2t इज इक्वल टू m माइनस m इंटू a। ठीक है, ये यहां पे प्लस है, ये यहां जाएगा माइनस। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा m प्लस m इंटू g। ठीक है, वो वहां प्लस है, ये यहां जाएगा माइनस, माइनस m माइनस m इंटू a। ये था यहां पे 2t, ये वहां जाएगा प्लस 2t, तो टेंशन निकला, ये 2 यहां फिर मल्टीप्लाई में था, तो ये यहां डिवाइड में आ जाएगा इस टर्म को। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आप टेंशन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी आप क्वेश्चंस में एक नया कहानी देखोगे, आप इस चीज को कॉपी कर लो। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे पसंद ना हो ना, तो आप नॉर्मली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। देखो, मैं आपको अभी दिखाता हूं, मैं यहां से कर लेता हूं थोड़ा वो। अभी इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर आप देखो। ठीक है, मैं बोलूंगा डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2। पहले को दूसरे से डिवाइड करता हूं, क्या है? mg माइनस टी डिवाइडेड बाई वहां का t माइनस mg। ओके, वहां यहां का ma और डिवाइडेड बाई स्मॉल ma। एक्सेलरेशन गया ना, तो यहां क्या बचा? m बाई m, ये m यहां जाएगा और m के साथ वहां t भी मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं mg इंटू mmg, ये मल्टीप्लाई इसको जाएगा, फिर ये ही m इसको भी जाएगा, m ऑफ t इज इक्वल टू ये जाएगा वहां, ये m और t माइनस m, कैपिटल M और g, है ना। तो नॉर्मली ये देखो, ये यहां जाएगा mg, ये माइनस है प्लस जाएगा, mg इज इक्वल टू, ये माइनस है वहां जाएगा प्लस, m ऑफ t, ये प्लस स्मॉल m ऑफ t। ये देखो यहां थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज आया होगा, वैल्यू सेम निकलेंगे। ओके, आप टेंशन कुछ भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये m स्मॉल m, ये तो 2 बार ही आएगा, 2m m ऑफ g, यहां से t कॉमन, m प्लस m इंटू t। ठीक है, टेंशन निकालने के लिए ये इसको डिवाइड में जाएगा, इंप्लाइज टेंशन इज इक्वल टू
टू स्मॉल m कैपिटल M ग्रेविटी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दैट इज सम ऑफ द मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। उतना ही था, उतना ही तो था, बड़े ब्लॉक का मास छोटे ब्लॉक का मास हो गया। जरा इस चीज को आप देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल m माइनस m डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू ग्रेविटी, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। दैट मीन्स mg माइनस mg स्मॉल mg कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। टोटल कितना ग्रेविटी लग रहा है दोनों मासों पे वो देखो आप, तो बात हो गया, ठीक है। नॉर्मली ये वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर्मूला रटने की कोई बात नहीं है, मैं एक जनरल मेथड दिखा रहा था एटवुड मशीन के लिए, ये हो गया एटवुड मशीन। इसी को थोड़ा जरा वैल्यूज फुट से असाइन कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारा काम क्या होता है, कैसे इन चीजों को करना है एटवुड मशीन वाले क्वेश्चंस को। मैं कोई फॉर्मूला रट नहीं रहा हूं यहां पे, नॉर्मली जो सामने आएगा उसी को हम करते रहेंगे। ओके, सपोज यही एटवुड मशीन है, ठीक है, यही ब्लॉक टंगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये सपोज दिस इज लेट 10 kg मास एंड दिस इज 12 kg मास ज्यादा, ऑब्वियसली ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा यहां से, इसका 12 और g दैट मीन्स mg, इसका नीचे फोर्स क्या होगा mg दैट इज क्या होगा 10g। इसका पता करना है एक्सेलरेशन, सपोज ये हल्का वेट है तो ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, भारी वेट है तो नीचे, ठीक है। अगर फोर्स नीचे है तो टेंशन ऊपर की ओर है, ठीक है, यहां का फोर्स नीचे है तो टेंशन ऊपर की ओर है। इसके लिए देखो मैं बोलूंगा फॉर 12 kg मास, फॉर 12 kg, इसके लिए क्या बनेगा, फोर्स सेकंड ला यूज करो, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, 12g माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी में लगाना है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी वाला जो मैंने यूज किया था वही मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूंगा यहां फॉर 10 kg मास के लिए, इस मास के लिए यहां बॉडी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो उसी में से घटेगा नीचे वाला t माइनस 10g। जब मैं 11-12 में था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था इस चीजों में, ठीक है, ये कैसे इसको कर लेता था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मली जो फोर्स बड़ा होगा उसी में से छोटे को निकालना है। यहां पे 12g, ये जो 12g वाला फोर्स है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, दैट मीन्स दिस 12g इज डोमिनेटिंग वन, ठीक है, तो ये इसको डोमिनेट कर लेगा, ठीक है, इसलिए इसको इसी में से घटना होगा, ठीक है। यहां इज इक्वल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स टर्म आया, एक्सेलरेशन क्या है, ये a है और मास 10 है, दैट मीन्स 10 इंटू a, यहां पे क्या आएगा, मास की जगह 12 इंटू a, दिस इज इक्वेशन 2। मैं बोलूंगा यहां से, मैं बोलूंगा एड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते जाओ, 12g माइनस t, यहां पे प्लस t माइनस 10g इज इक्वल टू वहां से 12a और प्लस 10a। ओके, क्लियर। तो यहां देखो टेंशन और टेंशन गया, 12g माइनस 10 कितना हुआ है, वो 12g में से 10g गए तो आजा 2g इज इक्वल टू 12a प्लस 10a तो आया 24a, तो a इज एक्चुअली 22g डिवाइडेड बाई 24, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो कि नीचे की ओर होगा, यहाँ पे, यहाँ से नेगेटिव साइन दिखाने, अगर इसका देखना होगा तो वो नीचे की ओर होगा और इसका ऊपर की ओर होगा। अगर आप नीचे की ओर नेगेटिव ले रहे हो तो इसका एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा और इसका प्लस में आ जाएगा, बस साइन में डिफरेंस होगा, अदरवाइज द मैग्नीट्यूड वुड बी सेम। क्लियर, ओके, ये इसी चीज का था। अभी टेंशन निकालो जरा, टेंशन के लिए अब देखो इक्वेशन थर्ड, मैं बोलूंगा पुट वैल्यू ऑफ ए इन किसमें, इन दोनों में से इसमें डालो या इसमें डालो, हो जाएगा, चलो उसमें डाल लेते हैं। इन फर्स्ट 12g माइनस टी की जगह, सॉरी माइनस टी इज इक्वल टू 12 इंटू ए की जगह मैं डालूंगा 2g डिवाइडेड बाई 24, दिस 12 से ये 2 जाएगा, ये 2 से ये 2 जाएगा, दैट मीन्स 12g माइनस t इज इक्वल टू g।
समझ रहे हो ना कैसे आएगा? ये 12 से ये 20, 12 मतलब 12 टू जा, यहाँ 2 बचता, 2 और 2 गया, वहां बचा g, दैट मीन ये g यहाँ जाएगा, t यहाँ जाएगा, 12g माइनस g इज इक्वल टू t, दैट मीन 11g इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन है 11 इंटू g। तो इस तरीके से आपने टेंशन भी निकाला एंड आपने एक्सेलरेशन भी निकाला। दैट मीन आपने कोई भी फॉर्मूला रटा नहीं, बस फोर्सेस को बैलेंस करना है, बात खत्म। ठीक है, करना ही कुछ नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, एटवुड मशीन पे आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ओके, और इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं। आप आई होप कि कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब देखो, सपोज क्वेश्चन है इस तरीके से, वेज एक है ऐसे, इस तरीके का वेज है, ठीक है। लेट दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा फील करवाऊंगा कि ये 60 डिग्री लगे। हाँ, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ 60 डिग्री है, ठीक है। इस पे भी एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक लेट इस ब्लॉक का से दिस इज 30 kg, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, लेट दिस इज 50 kg। मैं यहाँ पे इसको नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इसका वेट लिखूँगा 50 kg, ठीक है। यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से ये दो ब्लॉक्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका 50g, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा ये यूज़ कर लूँगा, इसका ग्रेविटी ये ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n1 फेंकेगा और ये n2 फेंकेगा यहाँ की ओर। यहाँ नॉर्मल, चलो ये n नॉर्मल यहाँ ऊपर, ये नॉर्मल n2 कुछ नहीं रखती करेगा, ठीक है। और ये इस पे रिएक्शन देगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का सेंटर पॉइंट है उस पे नीचे फोर्स लगेगा, दैट मीन्स mg, दैट मीन्स 50 इंटू जी, दैट इज 50 इंटू जी, याद रखिएगा आप, ठीक है। ओबियसली तो ये वाला कंपोनेंट भी कोई कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे एंगल जो होगा मैं वो बोलूँगा वो 30 डिग्री होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा मैं आपको और क्लियर कर लूँगा। देखो ये ट्रायंगल जो यहाँ पे बना ऐसे, ये यहाँ पे जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये यहाँ आप देखना, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला कितना होगा? ओब्वियसली 60, 180 तो सम होगा। अगर ये 90 है, ये 30 हो गया 120, 120 और 60 हो गया 180, दैट मीन्स दिस शुड बी 180, दिस शुड बी 60। अब देखो, लेकिन यहां से एक और लाइन है ऐसे, ये वाली लाइन, ये पूरा एंगल कितना है? L, दैट मीन्स 90 डिग्री, ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होना चाहिए। दैट इज वाई मैं, अगर ये 30 है तो मैं आंखें बंद करके लिख लेता हूं कि ये भी 30 होगा, ठीक है। अब अगर यहां का कंपोनेंट ये 50 है, यहां का कॉस कंपोनेंट, ये तो कॉस कंपोनेंट होगा, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा 50g cos ऑफ 30 डिग्री। समझ रहे हो ना यहां तक? 50g cos ऑफ 30 डिग्री। इन द सेम फैशन यहां पे देखो, ये मुझे लग रहा है इसका एक्सेलरेशन यहां की ओर होगा, इसका एक्सेलरेशन यहां की ओर होगा। वो कितना होगा इसका एक्सेलरेशन? ठीक है, सपोज दिस इज, लेट कुछ नाम रख लेते हैं इस चीज का, ठीक है। क्या नाम रख लेते हैं इसका? सपोज अभी ऐसे ही रख लो आप, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं अभी, ठीक है। ये हो गया, अगर ये 50g cos 30 है तो ये हो गया 50g sin 30, है ना। दिस इज कॉस कंपोनेंट एंड दिस वुड बी साइन, ऐसे है ना। ये देखो, ये यहां से था 50g, यहां से था 30 डिग्री, तो ये बना 50g cos ऑफ 30 डिग्री एंड ये बना 50g sin ऑफ 30 डिग्री। समझ रहे हो यहां तक? इजी है ना ये? ओके। यहां से ऊपर टेंशन लगेगा, यहां से भी ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे वाला कंपोनेंट इन द सेम फैशन यहां से, यहां अगर मैं देखूंगा ये यहां लगेगा नीचे का एक वेट, ठीक है, नीचे लगेगा एक वेट, ठीक। यहां पे मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये थोड़ा मैस हो गया इसका, ठीक है।
ऐसे, ठीक है, नीचे की ओर कितना होगा वो 30g, बिकॉज दिस बॉडी हैज गॉट 30 kg मास एंड सो ग्रेविटी वुड बी, फोर्स जो नीचे लगेगा वो 30g होगा। अगर आप देखोगे इसका एक कंपोनेंट यहां होगा, दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहां होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा 30g cos 60 डिग्री और ये होगा 30g साइन ऑफ 60 डिग्री। समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करना है। सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ब्लॉक्स है, इसका एक्सेलरेशन ये होगा, इसका एक्सेलरेशन ये होगा, क्योंकि लग रहा है ये ज्यादा वेट का है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो चलो देख लेते हैं, अगर सच ही होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस चीज का आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा और टेंशन निकालना होगा। दैट इज कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा मैं फॉर 30 kg, इस 30 kg के लिए। यहां देखो ये ब्लॉक सपोज ऊपर जा रहा है, अब चलो पहले 50 kg के लिए करते हैं, फॉर 50 kg। ए ब्लॉक पे ध्यान रखो, जो ये ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इसका ये जो 50g sin 30 है ये ज्यादा होगा और ये टेंशन कम होगा। तो मैं बोलूंगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट इज फोर्स क्या क्या है, 50g sin 30 नीचे की ओर, दैट मीन्स वही ज्यादा होगा बिकॉज ब्लॉक हम मान रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली माइनस टेंशन, ऊपर वाला फोर्स वो कम है इसीलिए हम उसी को माइनस कर रहे हैं, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 50 और एक्सेलरेशन हो गया ए। दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं बोलूंगा यहां फॉर 30 kg, उसके लिए क्या देखो 30 kg के लिए ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स दिस टेंशन वुड बी मोर, दिस वुड बी द डोमिनेंट वन। तो इसी में से इसको घटाना है, तो दैट इज t माइनस 30g ऑफ साइन ऑफ 60, 30g ऑफ साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास है 30, एक्सेलरेशन हो गया a। दिस इज इक्वेशन 2। मैं बोलूंगा दोनों को ऐड कर दो, मैं बोलूंगा ऐड 1 एंड 2, क्या आएगा 50g, तो क्या आएगा 50g साइन 30, साइन 30 क्या है 1/2, ठीक है, माइनस t फिर प्लस ये वाला टेंशन माइनस 30g cos 30 साइन 60, साइन 60 क्या आ गया √3/2, ओके, दिस इज √3/2। तो इज इक्वल मास ये वाला 50a प्लस 30a, ओके। अब देखो ये टेंशन से ये टेंशन गया, ये 2 से ये 25 बचा, दैट मीन्स 25g, ये 2 से ये 15g, 15 बने, माइनस 15√3, ठीक है, इज इक्वल टू 50 प्लस 30 दैट काउंट्स टू 80 इंटू a। ये 80 जो है ये इसको डिवाइड में जाएगा तो बात हो गया, है ना, ऑब्वियसली। अभी देखो आप, अभी थोड़ा सा देखो, ये 25 में से 15 √3 ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा, 2.14। जब 15 को 2.14 से मल्टीप्लाई 2.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 30 पॉइंट समथिंग आएगा। दिस वुड बी समथिंग 30.23 और लाइक दैट। तो जब 25 इंटू जी, दिस इज 25 इंटू जी, सॉरी इट हैज द जी विद इट, ठीक है। तो यहां भी जी है, ठीक है। तो जब 25g में से 15√3 दैट इज 30.23g निकालेंगे, तो दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो ये माइनस में आ जाएगा, दैट इज हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हमने निकाला कि जो ये एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। तो जो हम मान चुके थे ये वाला एक्सेलरेशन, कि हमने ये माना था नीचे की ओर, लेकिन ये नीचे की ओर नहीं जा रहा था, ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर ही जाएगा बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेटर्स, ठीक है। मैं बोलूंगा नेगेटिव साइन indicates block moves up, ब्लॉक मूव्स अप। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन प्यारा सा आया होगा, ये तो बड़ा मास है, ये तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन भाई साहब यहां एंगल तो देखो, एंगल तो 60 डिग्री है, ये ऐसे स्लोप ज्यादा है, इसीलिए कम वजन होने की वजह से भी इसको स्लोप हेल्प करता है कि आप ही नीचे आ जाओ, ठीक है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां निकालना है, फिर वो एक्सेलरेशन का वैल्यू इन दो इक्वेशंस में किसी में भी एक में डाल दो, यहां पे डाल दो, यहां पे, दैट इज 50g, यहां पे ऐसे तो आप लिख सकते हो 25g
माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, फिर माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस टी है वहाँ प्लस जाएगा, तो आपका ऑब्वियसली टेंशन भी कैलकुलेट हो सकता है। दस फाइंड टेंशन, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो मूव करते हैं, आप कॉपी कर ले। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करते हुए? बस यहाँ पे यही नेगेटिव साइन दिखाना था कि क्या ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या रहता है। यही माइनस प्लस का साइन, यही फिजिक्स में तो यही रहता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ही रहता है कि कैसे माइनस को आप माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, वो ये चीज़। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज यहाँ से एक ऐसे ही सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक पुली है, ऐसे पुली नहीं, ठीक है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। यहाँ से एक पुली लटकी हुई है, यहाँ से भी एक पुली लटकी हुई है, ठीक है, और यहाँ से एक मास है जिसका सपोज m मास है, इसके साथ एक रस्सी ऐसे है और दूसरा ऐसे है और वो ऐसे लटकी हुई है। ठीक है, सपोज दिस इज, लेट दिस इज कैपिटल M, बारी है, ये स्मॉल m, और ये इस जैसा ही मास इधर से भी लटका हुआ है, इधर से भी लटका हुआ है। तो ऑब्वियसली ये क्या लगता है, अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो एक्सेलरेशन पूछ सकता है, लेकिन सपोज IIT में आया हुआ है ये, इसने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, इसने पूछा है बताओ ये कौन सा एंगल यहाँ पे क्रिएट करेगा इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दैट इज जो फोर्सेस है वो बैलेंस कर रहे हैं, तो फाइंड थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आप थीटा को फाइंड कर दो। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा फॉर, यहाँ पे देखो, यहाँ mg नीचे की ओर लगेगा, यहाँ mg नीचे की ओर लगेगा, टेंशन यहाँ और यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ m स्मॉल mg नीचे और टेंशन ऊपर। ठीक है, यहाँ स्मॉल mg नीचे और टेंशन ऊपर। ठीक है, मैं बोलूँगा फॉर कैपिटल M, फॉर M। ठीक है, बोलो यहाँ पे देखो M के लिए, यहाँ पे देखो नीचे की ओर लग रहा है mg, ठीक है, यहाँ से लग रहा है टेंशन, यहाँ से भी लग रहा है टेंशन, और यहाँ से थीटा है, लेकिन ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर यहाँ से टेंशन है तो ये थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा ना, तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ से क्या कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का भी यहाँ से कौन सा कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा। तो दैट मीन्स यहाँ से दो टी कॉस थीटा होंगे, एक टी कॉस थीटा इस टेंशन का, इस वाली स्ट्रिंग का, और एक टी कॉस थीटा इस वाली स्ट्रिंग का। मैं बोलूँगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सारा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, दैट मीन्स ना ये नीचे जा रहा है और ना ही ये ऊपर जा रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के साथ बैलेंस कर रहा है, दैट इज नीचे वाला फोर्स मतलब mg, ऊपर वाला फोर्स मतलब जो यहां से लगेगा, ऊपर दो टेंशन लग रहे हैं ना, टेंशन और टेंशन, दो टेंशन, इधर वाला भी टेंशन और इधर वाला, दैट मीन्स यहां का टी कॉस थीटा और यहां का टी कॉस थीटा, समझ रहे हो ना। तो दैट मीन्स टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, वो तो दो बार टी कॉस थीटा आ जाएगा, मैंने एक ही समय में लिख लिया। ठीक है, ये तो यहां से, और यहां पे देखो मैं बोलूंगा फॉर स्मॉल m, यहां के लिए इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट रखो। ठीक है, फॉर स्मॉल m, इस मास के लिए क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ये भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, दैट मीन्स टेंशन इज इक्वल टू mg। ना ये नीचे ही जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो आप नीचे वाले फोर्सेस को ऊपर वाले फोर्सेस के साथ इक्वेट कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो टेंशन इज इक्वल टू mg, इसी टेंशन को आप यहाँ पे यूज कर दो, इसी टेंशन की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर दो, दैट मीन्स mg इज इक्वल टू ट्वाइस, इस टेंशन की जगह वो mg डाल दो, तो कॉस ऑफ थीटा, तो बात खत्म। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहां पे, तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये कैपिटल M g डिवाइडेड बाय 2m ऑफ g। ठीक है,
2m ऑफ g। ये g से ये g गया, यहाँ पे देखो वहाँ क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2m, m डिवाइडेड बाई 2m। सपोज अगर ये m इस 2m की जगह होगा, ये जो m है ना, ये m जो m है ये 2m के बराबर का है। जो ये मास और ये मास है ना, इसी जैसा ये दुगना मास है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस m की जगह 2m। मैंने ये मान नहीं था, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की ट्राई करता हूँ इसमें। 2m, ये 2m से ये 2m गया, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos कहाँ पे 1 होता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही रख लो आप, ठीक है। अब ऐसे ही रख लो, ठीक है। या तो आप ऐसे में अगर मैं यहाँ पे √2 कर दूंगा, अगर जो ये m है ना, ये m ये हो गया √2 ऑफ m, √2 ऑफ m। तो इस m की जगह मैं यूज कर सकता हूँ √2 ऑफ m डिवाइडेड बाई 2m। m से m गया, दैट मीन्स √2 बाई, ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल √2 डिवाइडेड बाई 2। रैशनलाइजेशन करो, √2 ऊपर √2 नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से ये और ये गया, बिकॉज ये बनता √2 इंटू √2 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, ये हो गया दिस, ठीक है। आंसर में आएगा 1/√2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। जरा बताओ cos के टेबल में 1/√2 कौन सा वैल्यू होता है, आई थिंक दैट इज 60, ठीक है। तो √1/√2 इज cos 60, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 60। 1/√2 की जगह लिखा मैंने cos ऑफ 60, यही तो वैल्यू है, cos 60 1/√2 होता है, ठीक है। सॉरी दिस इज cos एक्चुअली 0 1/2, ये तो 1/√2 45 पे होता है, सॉरी। cos के टेबल में 1/√2 cos 45 पे होता है, cos से यहाँ cos गया तो दैट इज थीटा वुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से आपका थीटा का वैल्यू आ गया, दिस थीटा वुड बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। टेंशन भी पता कर सकते हैं, अगर ये मास और ये ग्रेविटी तो पता ही है, अगर ये मास पता चल गया आपको, आप टेंशन निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रस्सी सेम है, रस्सी सेम टेंशन सेम, अगर रस्सी चेंज होगी तो आपको टेंशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये जो नेक्स्ट लेक्चर में पुली सिस्टम वापस रहेगा, वहाँ अभी हमने देखा कि ये जो पुली है रेस्ट पे है, फिक्स्ड पुली है। क्या अब अगर पुली मूवेबल होगा तब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें देखेंगे हम। अगर पुली मूवेबल होगी तब क्या करेंगे, तब तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा, अभी तो इसका एक्सेलरेशन नहीं मानते थे, तब क्या करेंगे। ये जो अभी तक का स्टोरी था ये था किन के लिए, फिक्स्ड पुलिस के लिए, दैट मीन्स एटवुड टाइप ऑफ पुलिस के लिए, एटवुड मशीन्स के लिए ये सारा कहानी था। तो लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो पढ़ते रहिए और अपना नोटबुक बनाते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और सच दैट कि आपका क्वेश्चन दिखते ही आप इस जैसे क्वेश्चंस कर लोगे।